वड़ाइच साहब जिन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें ये इशारा दिया था कि हमारे जो इंतखाबात हैं वो शायद लेट हो जाएं। उसके बाद एक ऐसी बहस छिड़ी, हालांकि हम सब जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस हैं ये पत्थर पर लकीर हैं। कोई भी इसमें अभाम पैदा करने की कोशिश ना करे, लेकिन ये अभाम जो पैदा हुआ वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के बाद हुआ। उसके बाद सियासतदानों में भी ये बहस शुरू हो गई, फिर ये टीवी प्रोग्राम्स में भी बहस शुरू हो गई और आज तक ये बहस जारी है। सुहेल वड़ाइच साहब से पूछते हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब, हर सियासी जमात तैयारियों में मसरूफ़ है, जलसे हो रहे हैं, अपने अपने मंशूर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब हर सियासतदान के बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ मौजूद है कि इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने हैं। क्या कहेंगे आप? हमें ये तो पता है कि हर हलके में, क्योंकि मैं इलेक्शन को भी बड़ी बारीक बेनी से कवर करता हूँ, अब हमें ये तो पता है कि इलेक्शन में एक साइड का कैंडिडेट मौजूद है। अब जो दूसरी साइड है पंजाब में, जो कि पीटीआई है, उसका उम्मीदवार कौन होगा उसका अभी पता ही नहीं है। तो जब तक इलेक्शन में दो मुखालिफ उम्मीदवार आमने सामने ना आए, उस वक़्त तक इलेक्शन का जो बाज़ार है वो सजता नहीं है। तो इसीलिए इलेक्शन का बाज़ार सज नहीं रहा। और दूसरी तरफ ये भी पता नहीं है कि पीटीआई को कि किस कैंडिडेट को इजाज़त मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। क्या जो रवायती हरीफ होता है वो सामने आएगा या नहीं आएगा, पार्टी किसको टिकट देगी, टिकट देने का अमल कब शुरू होगा, क्या बैट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पार्टी का इलेक्शन ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ। तो ये वो सारे सवालात हैं, जब तक उनका जवाब नहीं मिलता तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। दूसरी जो बात थी कि मैंने बहुत जो बालाई हलके हैं उनमें ये सुना था कि भाई इस तरह की इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात हो रही है। तो हम अपने मीडिया में एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग ये होता है कि आप किसी चीज़ को, खबर को इसलिए देते हैं कि वो खबर देने से वो मामला रुक जाए। तो वो मेरा एक एक्सपोजे था कि जिसका मकसद ये था कि देखो ये साजिश हो रही है इलेक्शन को रोकने की। अच्छा। अब इसको पकड़ लें। तो वैसा ही हुआ, उसके खिलाफ जो है एक फजा भी बनी, उसके खिलाफ लोग बोले भी, और उम्मीद है चीफ जस्टिस भी इस पे पक्के रहेंगे, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन होना चाहिए, हर सूरत 8 फरवरी को ही होना चाहिए। लेकिन आपकी बात करने का मकसद ये था कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने की अगर कहीं से कोशिश हो भी रही है तो मामला लेट नहीं होना चाहिए 8 फरवरी से, ये मकसद था। ये देखिए, मकसद ये है ना कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन हुए तो और भी खराबियां पैदा होंगी। सबसे बड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अब वो हम पहले भी कई दफा क्रॉस कर चुके हैं, अब फिर क्रॉस करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वायलेट करेंगे, पहले भी वायलेट कर चुके हैं। फिर हमारी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप नहीं रहेगा, सारे फैसले गैर आईनी होंगे, और फिर किसी और वादे पे कैसे यकीन करेंगे। तो ये इसलिए जो एक चीज तय हो गई है उसको हो जाना चाहिए। लेकिन सुहेल साहब, खेल के मैदान में जब दो खिलाड़ी हों और खेल के करके जीते तो जीत का मजा आता है। खाली खिलाड़ी ने खेला तो क्या खेला? नहीं, उसकी वजह यह है ना कि देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि पहली तो बात है कि मेरी तो ख्वाहिश है, और मैं लिख भी रहा हूँ, मुसलसल बोल भी रहा हूँ कि दोनों खिलाड़ियों को बराबर का मौका दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी रजीम को इसी तरह कंटिन्यू किया जाए, या अगर कोई तब्दीली आती है तो उसको होने दिया जाए। मैं इस बात के हक में हूं कि अगर पॉलिटिकल चेंज आए इलेक्शन के जरिए, चाहे वो इलेक्शन जो है, हमने देखा 85 का इलेक्शन जो था वो गैर जमाती था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने करवाया, लेकिन जो पहला उसका इलेक्शन हुआ उसमें मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी के खिलाफ फखर इमाम स्पीकर बन गए। वो ख्वाजा सफदर को बनाना चाहते थे। तो होता यह है कि इलेक्शन खुद एक बड़ी साइंस है जिसमें हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। हो सकता है कि उस दिन ऐसे उम्मीदवार जीत जाएं जिनकी हुकूमत तवक्को ना कर रही हो, ऐसा मुमकिन है, तो क्यों ना होने दिया जाए। लेकिन बात सईद काजी साहब फिर वही है ना, बल्ले का निशान, इस पे मामला रुक सकता है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है कि इनको इजाजत मिलनी है नहीं मिलनी है,
तो मामला तो फिर डेफिनेटली डिले की तरफ जाएगा काजी साहब। इमरान खान मेरी जाती नाचीज राय में बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन अगर हम उनके प्रोग्राम को देखें तो वो कोई इतना रेवोल्यूशनरी नहीं है जितना भुट्टो का रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम था। मगर अब एक खतरा पड़ गया है कि यार ये स्टेटस को तोड़ ना दे, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जो खेल है, और मैं अगर इसे कहूँ कि एक दुकान जो चल रही है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आ जाए। तो इसलिए वो एक कोटेशन है ना, कहते हैं कि अगर इशराफिया को पता चल जाए कि इलेक्शन से कोई तब्दीली आएगी तो वो इलेक्शन पर पाबंदी लगा देंगे। तो इलेक्शन जो है अगर तो इससे कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टेटस को बाय एंड लार्ज छोटी मोटी होगी, मैं जीत गया, चौधरी साहब जीत गए, फलां बंदा हार गया, दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो अब देखें चौधरी साहब बढ़ोतरी इनकी गहरी निगाह है और इन्होंने जो बात की है सबसे पहले स्मेल किया इन्होंने और ये कर दिया। मेरा ये ख्याल ये है कि अगर तो मेरी राय में वो जो अनवांटेड एलिमेंट है उसकी अगर आने का खतरा हुआ तो फिर शायद ये पत्थर की लकीर मिट जाए, जो कहा था चीफ साहब ने। तो ये तो फिर एक प्लानिंग के तहत ही होगा ना। अगर कोई चाहेगा, अगर कोई हल्का चाहेगा कि हाँ सबको बराबर का मौका देना है, तो फिर तो ये कॉन्शियसली होगा ना। आखिरी फिक्रा बोलता हूँ कि अगर हमने रिजल्ट इलेक्शन से पहले तख्लीक करने हैं, वो तो हो चुका है, रहने दें, वो तो हो चुका है, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है उससे। चौधरी मंजूर साहब, इलेक्शन तो वन साइडेड लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका 92 न्यूज़ का, आपका और स्टूडेंट्स का भी स्पेशली आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। बुनियादी तौर पर इलेक्शन अगर होता है तो फिर तो इलेक्शन ही होगा। अब सवाल ये है कि आपके दो इलेक्शंस डिस्प्यूटेड हुए हैं, 13 वाला भी और 18 वाला भी, लेकिन वो इलेक्शंस होने के बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ था। ये तीसरा इलेक्शन है, अगर तीसरा इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड हुआ जो कि नजर आ रहा है पहले ही डिस्प्यूटेड हो चुका है, हाँ जी, तो फिर आप कहां पे लेकर जा रहे हैं सबको? मसलन इलेक्शन है, फर्ज कर ले मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं 2002 में पहली बार MNA मुंतखब हुआ था, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, पहले तो इलेक्शन पे भी सवाल है कि इलेक्शन लड़ कौन सकता है इस अहद के अंदर। बिल्कुल। अब मेरा ख्याल है मैं एक आध इलेक्शन बेशक और लड़ सकूंगा, वरना तो मेरे में इतनी सख्त नहीं है कि मैं अपनी जमीन बेचकर इलेक्शन लड़ूं। तो अब इलेक्शन वैसे भी 8-10 करोड़ का या इससे ऊपर का खेल है, तो कौन लड़ेगा? पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो भी फेयर नहीं होना, उसका भी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, तो फिर मेरे जैसे लोग तो सोचते हैं ना कि ये इलेक्शन लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। सही। अब सवाल ये है कि अगर मैं हारता हूं तो मुझे हारने दे, मैं जीतता हूं तो मुझे जीतने दे। सही। आप हर बार एक नया फार्मूला उठाकर ले आते हैं, उसको लागू करते हैं और उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स ले लेते हैं। ये कब तक आप चलाएंगे? कितने तजर्बे और करने, कितने तजर्बे आपने कर लिए हैं, किस किस को उठाकर बनाते हैं, फिर वही आपके गले पड़ जाता है। अब बस कर दें ये तजर्बात। हम दायरों में सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और दायरों में सफर करते हुए हम वहां पे आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हम शुरू होते थे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त हालत ये है कि एक पार्टी दीवार से लग चुकी है, दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल उठा रही है अभी। लेकिन अगर उसने भी कह दिया कि ये इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड फ्री नहीं है, तो उसके बाद क्या हैसियत रह जाएगी इस इलेक्शंस की? आप जिसको मर्जी लाकर बैठा दें, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी और वो कितनी देर चला सकेगा? तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शंस करवाना है तो इलेक्शंस करवाएं, फेयर एंड फ्री होने दें, प्रोसेस को चलने दीजिए, उसमें जो भी नतायज आते हैं उसको कबूल कीजिए। सही। अगर आप रिमोट कंट्रोल इलेक्शन करवाएंगे तो वो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, करवाने या ना करवाने का कोई हैसियत नहीं है। राणा साहब, आपकी पार्टी में भी क्या यह भाम है इलेक्शन की शफाफियत को लेकर?